हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। एंशिएंट हिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत पर विदेशियों के आक्रमणों के संबंध में, और भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में भी बात करें तो हमारा पिछला क्लास पूरी तरह से ओरिएंटेड था सिकंदर के भारत पर आक्रमण के विषय में। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य के भी सीधी वंशावली पे नहीं आएंगे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अशोक के बारे में बात नहीं होगी। आज बात होगी कि ऐसी कौन कौन सी सोर्सेज हैं, ऐसी कौन कौन सी स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो एक नज़र डालते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो जैसे कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, एक अर्थशास्त्र हो गया जिसे कौटिल्य ने लिखा था, इंडिका जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वैसे मैं इनके सभी के बारे में वन बाय वन विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए, एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी कि ऐसे कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, उन स्रोतों की एक इमेज बन जाएगी। उसके बाद में वन बाय वन अर्थशास्त्र हो या इंडिका हो या जूनागढ़ अभिलेख हो, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गई, जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है, इससे भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी दी गई है। और मौर्य एम्पायर के विषय में जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोतों की बात करें तो वो हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के बारे में भी आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। वन बाय वन सभी अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दो ग्रंथ और हैं, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी, इन्हें क्रमशः सोमदेव और क्षेमेंद्र ने लिखा था। इनसे भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी के बारे में एक डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र के विषय में। अर्थशास्त्र के नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से कोई इकोनॉमिक्स की पुस्तक होगी, तो ये कोई इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, बल्कि इसका जो कंटेंट है वो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसको किसने लिखा था? इसको कौटिल्य ने लिखा था। और कौटिल्य के कुछ अन्य नाम भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे कौटिल्य के अन्य नामों में विष्णुगुप्त या चाणक्य इनको कहा जाता था। इसके साथ साथ इनको एक संज्ञा और दी जाती है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बात करें तो विषय वस्तु मैंने बताई दी है, राजनीति शास्त्र है, इसका कंटेंट जो है राजनीति शास्त्र है। अब ये किस तरीके से बटा हुआ है, किस तरीके से विभाजित है, तो ये 15 अधिकरण या 15 भाग, 180 प्रकरण या 180 उपभाग एवं 6000 श्लोकों में ये डिवाइड है। ठीक है, कभी कभी अर्थशास्त्र की शैली से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस शैली में लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र की शैली जो है वो अन्य पुरुष शैली है, या जिसको हम थर्ड पर्सन स्टाइल कहते हैं। ये थर्ड पर्सन शैली में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में ही राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि राज्य का प्रत्येक कंपोनेंट या राज्य का प्रत्येक घटक राज्य के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत में क्या होता है कि जो स्वामी है, स्वामी या फिर राजा, राजा को क्या माना गया है? राज्य का सिर माना गया है। अमात्य को राज्य की आंखें माना गया है। अमात्य ये वर्ड जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज नहीं हुआ है। अमात्य एक ग्रुप है, एक समूह है, और ये किसके लिए यूज किया जाता था? मौर्य काल में योग्य अधिकारियों के लिए अमात्य शब्द का यूज किया जाता था। ठीक है, तो अमात्य को क्या माना गया है? राज्य की आंखें माना गया है। जनपद को क्या माना गया है? राज्य की जंघाएं। दुर्ग को राज्य की बाहें। कोष या धन को राज्य का मुख माना गया है। सेना को राज्य का मस्तिष्क माना गया है। और सेना के लिए मौर्य काल में एक अन्य शब्द भी जो है देखने को मिलता है, वो है दंड, यानी सेना को दंड भी कहा जाता था। इसके साथ साथ मित्र को राज्य के कानों की संज्ञा दी गई है। तो ये हो गया अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत। चलिए और बढ़ते हैं अर्थशास्त्र के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र ही संभवतः ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले गुप्तचर प्रणाली का वर्णन किया गया था। गुप्तचरों को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जब गुप्तचर होते थे तो इनका डिपार्टमेंट भी होगा, इसका एक विभाग भी होगा, यानी गुप्तचर विभाग। और गुप्तचर विभाग को मौर्य काल में महामात्यपसर्प कहा जाता था। ये जानकारी भी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में ही जहाज रानी का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। जहाज रानी से आप ये समझ सकते हैं कि जहाज रानी ये व्यापारिक जहाजी बेड़ों के लिए यूज होता था या फिर नेवल जो है पावर के लिए यूज किया जाता था। अर्थशास्त्र ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें शूद्रों को आर्य कहा गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है
कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को किसकी संज्ञा दी गई है, तो अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य की संज्ञा दी गई है। वहीं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुल 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, ठीक है, और उसमें से जो अस्थायी दास होते थे उनको अर्हितक की संज्ञा दी गई है। अर्थशास्त्र में भूराजस्व की दर कुल उपज का 1/6 भाग देखने को मिलती है। हालांकि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में भूराजस्व की दर बताई है ये लगभग पूरे मौर्य काल में 1/6 देखने को मिलती है, लेकिन मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक थी उसमें उसने भूराजस्व की दर 1/4 बताई है, ठीक है। उसको छोड़ करके बाकी सभी जगह पर 1/6 ही जो है भूराजस्व की दर देखने को मिलती है। तो ये होगी अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारी। अब इसके बाद में बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में। मेगास्थनीज कौन था, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में वह वापस अपने देश लौट गया था। तो जब वो यहाँ से लौट के गया था तो उसने अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापतियों के जो है अंडर कर दिया था, उनके हवाले कर दिया था। तो उन्हीं में से एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर के बारे में और विस्तृत जानकारी आप आगे पढ़ेंगे, जब विस्तृत रूप से हम इसकी वंशावली पर चर्चा करेंगे। फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भी कालांतर में एक युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित हुआ था, ठीक है। तो पराजित होने के बाद में इसने अपनी पुत्री का विवाह एक संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, हेलेना का। और उसके बाद में इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और वहीं पर मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इस इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ केवल मौर्य साम्राज्य के बारे में नहीं, उस समय पर जो अन्य भूभाग भी थे उनके बारे में भी मेगास्थनीज की इंडिका में जानकारी प्राप्त होती है। तो मेगास्थनीज जो था वो 304 ईस्वी पूर्व से लेकर के 299 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त को क्या कहा है, सेंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है, सेंड्रोकोट्स के नाम से इसको उल्लेखित किया है। मौर्यों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसका वर्णन भी मेगास्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है यहाँ से कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस अन्य नाम से पुकारा था या किस अन्य नाम की संज्ञा दी थी। तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से किसने उल्लेखित किया था, मेगास्थनीज ने किया था। यानी पाटलिपुत्र को उसने क्या नाम दिया था, पालीब्रोथा नाम दिया था, ठीक है। अपने ग्रंथ में पाटलिपुत्र नाम का यूज न करके उसने पालीब्रोथा नामक वर्ड का यूज़ किया था। अब पाटलिपुत्र जो था वो कहाँ पर उसकी अवस्थिति थी, ये गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित था और संभवतः मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यों के राजनीतिक नगर प्रशासन का जो वर्णन है वो भी किया गया है। और ये बताया गया है इंडिका में कि जो मौर्यों का नगर प्रशासन था ये 6 समितियों के द्वारा संचालित हुआ करता था। वहीं भूराजस्व की दर के विषय में अगर बात करें तो भूराजस्व की दर इंडिका के अनुसार 1/4 भाग थी, उपज का 1/4 भाग, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में सिंध को बंगाल से जोड़ने वाली सड़क जिसका नाम था उत्तरापथ, इसका वर्णन भी देखने को मिलता है। इसकी अगर थोड़ा सा और बात करें उत्तरापथ के बारे में, तो उत्तरापथ जो था या उत्तरापथ मार्ग जो था इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था। और कालांतर में इसी पथ को या इसी रोड को शेरशाह सूरी ने मध्यकालीन भारत में क्या किया था, इसको पक्का कराया था, ठीक है। अब शेरशाह सूरी के बाद में जब हम आधुनिक भारत में आते हैं तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड ने, मेजर ऑकलैंड ने क्या किया था, इसको जीटी रोड का नाम दिया था, ठीक है। और यहीं से एक प्रश्न हम बना देते हैं कि हम जैसे बोलते हैं कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, तो अक्सर करके हम शेरशाह सूरी कहते हैं और परीक्षाओं में भी शेरशाह सूरी ही माना जाता है। लेकिन इसका अगर प्राचीन भारत के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो ये जो सड़क थी जो जीटी रोड के नाम से जिसको जाना जाता है, ये उत्तरापथ हुआ करता था जो सिंध को बंगाल से जोड़ती थी। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, शेरशाह सूरी ने इसको पक्का कराया और ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसको जीटी रोड का नाम दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सोर्स है हमारा
जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसकी समयावधि या समयकाल 150 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इससे भी हमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख देखने को मिलता है और इसी अभिलेख से यह पता चलता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीनों जो टॉपिक आने वाले हैं नीचे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और आपने अगर कभी प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी ये जो है प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और इस जानकारी का सोर्स क्या है, इस जानकारी का स्रोत क्या है? वो है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? ये रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया फिर अशोक के समय में इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया जाता है। ठीक है, और फिर रुद्रदामन के समय में और बाद में यानी रुद्रदामन के समय में झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया जाता है। ठीक है, और इस समय इसका जो राज्यपाल था वो था सुविशाख। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनता है? अक्सर कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो वो रुद्रदामन के समय में हुआ था, राज्यपाल सुविशाख द्वारा। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो वो अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सोर्स है हमारा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, और वृषल का अगर यहाँ पे हम अर्थ लगाएं तो वृषल का अर्थ है निम्न कुल का। ठीक है, निम्न कुल वाला या नीचे कुल वाला। ठीक है, तो ये शब्द जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज़ किया गया है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में ही चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर धननंद का पुत्र किसको बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के विषय में बात करें तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने धननंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया। बौद्ध ग्रंथ महावंश में हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है कि कौटिल्य ने धननंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया था? मगध का शासक बनाया था। वहीं जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, काफ़ी जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र की संज्ञा दी गई है, लेकिन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय होने के जो है प्रमाण देखने को मिलते हैं। बृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। बृहत कथा मंजरी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस वंश से संबंधित बताया गया है? नंद वंश से ही संबंधित बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये वाला सोर्स है हमारा अशोक के अभिलेख वाला, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। ठीक है, ताकि फिर हमको ये आगे जब अशोक वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो यहीं पे इसका पूरा क्लियर कर लेते हैं। पूरा पोस्टमार्टम इसका यहीं पे करेंगे। तो अशोक के अभिलेखों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं इसके शिलालेख, फिर हैं स्तंभ लेख, और फिर हैं गुहालेख। ठीक है, शिलालेख जो है ये पत्थरों पर जो है लेख लिखे गए थे वो शिलालेख, उनको हम कह सकते हैं स्तंभ लेख। जैसे अशोक स्तंभ आपने सुना होगा, तो स्तंभों के रूप में स्तंभों रूपी आकृतियों पर जो लेख लिखे गए थे अशोक के, उन्हें स्तंभ लेख माना गया है। और जो गुफाओं की दीवारों पर जो लेख लिखे गए थे उन्हें हम गुहालेख की श्रेणी में रखते हैं। शिलालेखों को, इसके जो मुख्य शिलालेख हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है दीर्घ शिलालेख और एक है लघु शिलालेख। उसके साथ साथ स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है कि किसने सर्वप्रथम सबसे पहले किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी? तो वो थी जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और किस अभिलेख को पढ़ा था? तो वो था दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, वहीं अगर इसके विपरीत ये बात करें कि सबसे पहले अशोक का कौन सा अभिलेख खोजा गया था, तो वो था दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया अभिलेख कौन सा था? दिल्ली मेरठ अभिलेख। और इसको किसने खोजा था? इसको टीफेंथलर ने खोजा था 1750 में। ठीक है, 1750 में टीफेंथलर के द्वारा दिल्ली मेरठ अभिलेख को सबसे पहले खोजा गया था। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा लगभग प्राकृत है।
लेकिन इसकी जो लिपियां हैं वे अलग अलग हैं। ठीक है, सभी इसके जो लेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन लिपियां जो है कुछ अभिलेखों की अलग अलग हैं। जैसे कुछ के उदाहरण यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे शाहबाजगढ़ी है, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के जो अभिलेख हैं वे खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला से जो अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं वो आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं। कंधार से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वे यूनानी एवं आर्मेयिक दोनों लिपियों में लिखे गए हैं, और कंधार से प्राप्त अभिलेखों को हम द्विभाषिक अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, लघमान या जलालाबाद से प्राप्त अभिलेख आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं। तो इतनी जानकारी आपको इसकी भाषा और लिपि से संबंधित प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इसके शिलालेखों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ शिलालेखों के विषय में। दीर्घ शिलालेख जो है इसके कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से प्राप्त हुए। प्रश्न ये आता है कि दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो ये 14 कितनी हैं? 14 दीर्घ शिलालेख हैं अशोक के। और इसमें मैंने थोड़ा सा अतिरिक्त आपको यहाँ पर लिखने का प्रयास किया कि इसके जो 14 शिलालेख थे उनमें प्रत्येक शिलालेख में कौन कौन सी मुख्य बातें, केवल वही मुख्य बात जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ आपको एक सूचना और देते हैं कि अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर बुक्स से, 3-4 बुक्स से, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग सोर्सेज से जो एक अच्छा और क्वालिटी कंटेंट होगा उसको मैं आपको डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। और इससे कि ना केवल मैं कभी फैक्ट्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पर बिलीव नहीं करता, जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से नहीं समझेंगे आपको परीक्षा में जो है क्वालिफाई करने में काफ़ी समस्या रहेगी। इसलिए जब किसी भी हम चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे हम पूरी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रथम लेख के बारे में बात करें तो प्रथम लेख में, अशोक के प्रथम लेख में जीव हत्या निषेध के बारे में बताया गया है। दूसरे लेख में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध करता है अशोक। ठीक है, तीसरे लेख में अशोक क्या करता है? प्रजा को धर्म एवं अन्य अच्छे कार्यों की शिक्षा के बारे में बताता है। चौथे लेख में अशोक ने बताया है कि जीवित प्राणियों का वध एवं हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। संबंधियों, ब्राह्मणों एवं माता पिता का हमको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। 5वें लेख में अशोक कहता है कि उसने 14वें वर्ष में, उसके राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ठीक है, धम्म महामात्र जो कि अच्छी अच्छी बातें या धम्म से संबंधित बातों को जनता में पहुंचाएंगे, जनता को अच्छा मैसेज देंगे। ठीक है, 6ठे अभिलेख में अशोक कहता है कि हर समय, चाहे मैं भोजन करता रहूं या अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूं, सवारी पर रहूं, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। यानी वो ये मैसेज देना चाहता है लोगों को कि मैं किसी भी समय कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं जनता के लिए एनी टाइम रेडी हूँ, मैं हर समय जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, और जनता का हाल क्या है, जनता में क्या हो रहा है, मेरे जो भी प्रतिवेदक हैं वो मुझे जनता के हाल से हमेशा हर हाल में परिचित रखें। ठीक है, 7वां लेख जो है अशोक का, वो क्या कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास करें। ठीक है, इससे इसकी धार्मिक उदारशीलता के बारे में पता चलता है। 7वें अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास करें। ठीक है, इससे इसकी जो है धार्मिक उदारशीलता के बारे में भी पता चलता है। 8वें अभिलेख में अभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ। ठीक है, 8वां अभिलेख कहता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की, और ये धम्म यात्रा जो प्रारंभ थी ये कहाँ से की थी? इन्होंने बोध गया से की थी। ठीक है, बोध गया से धम्म यात्रा का प्रारंभ होता है। 9वां अभिलेख कहता है कि धम्म रूपी मंगलचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अशोक जो था बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी था। ठीक है, और वो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, तीनों में बिलीव करता था। तो वो कहता है 9वें अभिलेख में कि धम्म रूपी जो मंगलचार है, धम्म रूपी जो अच्छे विचार हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 10वां लेख जो है अशोक का, वो धम्म का पालन करने पर जोर देता है। ठीक है, वो ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धम्म का पालन करना चाहिए। 11वां अभिलेख जो है इसमें धम्म की प्रशंसा एवं विशेषताओं के बारे में अशोक ने बताने का प्रयास किया है।
वहीं 12वें लेख के बारे में बात करें तो वो 12वें लेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होनी चाहिए, सभी संप्रदाय जो है एक दूसरे से बिल्कुल भी द्वेष भाव की भावना नहीं रखनी चाहिए, सभी का जो वर्चस्व है वो बढ़ना चाहिए। 13वें शिलालेख से संबंधित प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है, यहाँ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखें कि 13वें शिलालेख में सॉरी 13वें शिलालेख में ये बताया गया है कि राज्याभिषेक के 90वें वर्ष में प्रियदर्शी यानी अशोक ने कलिंग विजय की। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से क्या उठता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख उसकी कलिंग विजय के बारे में बताता है, या ऐसा कौन सा अभिलेख है अशोक का जिससे उसकी कलिंग विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो है 13वां अभिलेख। ठीक है, 14वां अभिलेख कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें कहा गया है कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में, तो कहीं विस्तृत रूप में लिखा गया है। ठीक है, इन 14 लेखों के अलावा 2 पृथक लेख भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम प्रथम पृथक लेख एवं द्वितीय पृथक लेख से जानते हैं। तो प्रथम पृथक लेख की बात करें तो इसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक एवं परलोक दोनों में सुख प्राप्त करें, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। ठीक है, ये कोटेशन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये किस लेख में कहा गया है। ठीक है, द्वितीय पृथक लेख है, इसमें कहता है अशोक के सम्राट की इच्छा है कि उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें तथा वे उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं प्राप्त करेंगे। और इसी अभिलेख में अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। तो अभी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं, ये मैंने इसमें जो है इसको स्पेशल मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली प्रश्न कुछ दिन पहले पूछा गया था कि अशोक ने किस अभिलेख में ये कहा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। तो ये अशोक का द्वितीय पृथक लेख जो है उसमें बताया गया है, उसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख लघु शिलालेख भी हैं, इनसे संबंधित भी अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मस्की अभिलेख है, मस्की अभिलेख ये कर्नाटक के रायचूर जिले में इसको जो है पाया गया था। और इसमें अशोक का नाम जो है, अशोक नाम का उल्लेख सर्वप्रथम संभवतः सबसे पहले मस्की अभिलेख में ही अशोक का नाम देखने को मिलता है। और यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक देखने को मिलता है, तो वो है मस्की अभिलेख। और इसी अभिलेख में अशोक ने अपने आप को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, बुद्ध शाक्य अपने आप को अशोक ने कहा है, किस अभिलेख में कहा है, मस्की अभिलेख में। ठीक है, अगले लघु शिलालेख के बारे में बात करते हैं, भाब्रू या वैराट अभिलेख, ये राजस्थान के जयपुर जिले में है। अशोक का नाम इसमें प्रियदर्शी देखने को मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम प्रियदर्शी किस अभिलेख से देखने को मिलता है, ये भाब्रू या वैराट अभिलेख में। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो होते हैं, बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों का उल्लेख भी भाब्रू या वैराट अभिलेख में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेत्तूर या उलेगोडम, ये मैसूर से संबंधित है, इसमें भी अशोक नाम उल्लिखित किया गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक गुर्जरा अभिलेख भी है, ये एमपी के दतिया में है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, इसमें भी अशोक नाम देखने को मिलता है। एर्रगुडी ये जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है और अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं शैली में लिखा गया है। ठीक है, जो अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि एर्रगुडी जो लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख जो है अशोक का एर्रगुडी, ये कहाँ से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ इसके जो लिखावट की गई है, इसमें जो लिखा गया है वो किस शैली में लिखा गया है, इसको बूस्ट्रोफ्रेडन कहते हैं, बूस्ट्रोफ्रेडन शैली में लिखा गया है। बूस्ट्रोफ्रेडन शैली क्या होती है कि हमने यहाँ से देखिए स्क्रीन पे आप कि हमने यहाँ से लिखना चालू किया और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम दोबारा से नॉर्मली कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं, बूस्ट्रोफ्रेडन में क्या होता है, यहाँ से पहले हमने लिखना स्टार्ट किया, हम बाएं से लिखना स्टार्ट किया, दाएं पहुँच गए, और जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम दाएं से फिर दोबारा से बाएं की तरफ लिखते हुए लाएंगे, फिर बाएं से फिर दाएं की तरफ लिखते हुए ले जाएंगे और फिर दाएं से बाएं की तरफ लिखते हुए ले जाएंगे। तो ये कौन सी शैली होती है, ये बूस्ट्रोफ्रेडन शैली होती है। और अशोक का एर्रगुडी जो शिलालेख है वो बूस्ट्रोफ्रेडन शैली में ही लिखा गया है। स्तंभ लेखों के बारे में बात करते हैं, पिलर एडिक्ट्स के बारे में। तो स्तंभ लेखों को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं।
बृहद स्तंभलेखों में आते हैं दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। और अशोक के 7 स्तंभलेख इसमें उत्कीर्ण हैं, किसमें, दिल्ली टोपरा में। और बाकी के जितने भी 6 जो स्तंभलेख हैं उनमें, बाकी के जितने भी स्तंभलेख हैं उसमें केवल जो है 6 स्तंभलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। और ये दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है ये अशोक का अंतिम अभिलेख माना जाता है। लौरिया अरराज अभिलेख, ये बिहार के चंपारण जिले में है। इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा अभिलेख जो हैं ये भी बिहार के चंपारण जिले से संबंधित हैं, ठीक है। प्रयाग जो है अभिलेख इसका, ये पहले कौशाम्बी में था, लेकिन जब अकबर का शासनकाल चल रहा था तो क्या होता है कि जहांगीर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में रखा गया था। कौन से को, प्रयाग अभिलेख को, ठीक है। अब जो इसके जो, एक सेकेंड, तो ये हो गए बृहद स्तंभलेख। अब लघु स्तंभलेखों के बारे में बात करें तो लघु स्तंभलेखों में आते हैं सांची। सांची कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। अशोक ने अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है, किसमें, सांची अभिलेख में, ठीक है। सारनाथ अभिलेख जो है ये यूपी के वाराणसी जिले में देखने को मिलता है। कौशाम्बी अभिलेख है, ये अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख इस कौशाम्बी अभिलेख में देखने को मिलता है। और इसी वजह से कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसके साथ साथ इसी कौशाम्बी अभिलेख में अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख देखने को मिलता है, अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला है रुम्मिनदेई अभिलेख, ये नेपाल की तराई में स्थित है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। रुम्मिनदेई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। आर्थिक अभिलेख इसको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसी अभिलेख में यानी रुम्मिनदेई अभिलेख में अशोक के द्वारा जो धार्मिक कर हुआ करता था बलि, उसको माफ़ करने के बारे में इसमें पता चलता है। इसके साथ साथ जो भूमि कर था उसको घटा करके 1/8 कर दिए जाने का उल्लेख भी रुम्मिनदेई अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख, ठीक है। बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेखों के बारे में अगर बात करें तो बृहद स्तंभलेख में क्या बताया गया है, इसमें धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। वहीं लघु स्तंभलेखों में अशोक की राजघोषणाओं के बारे में बताया गया। ये इनकी जो है मुख्य विषय वस्तु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुहालेख या केव इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करते हैं। गुहालेखों की भाषा जो है प्राकृत है एवं लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। गुहालेख जो हैं प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बिहार के बाराबर की पहाड़ी में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 12वें एवं 19वें वर्ष में 2 गुफाएं थीं। कौन कौन सी, सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा। इन दोनों गुफाओं को अशोक ने अपने 12वें और 19वें वर्ष में, किसके, राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु हुआ करते थे उनमें उनको दान में दे दिया था। और ये विवरण हमको कहाँ से प्राप्त होता है, बिहार की बाराबर पहाड़ी की जो गुफाएं हैं वहीं उनकी दीवारों पर ये लेख जो है लिखे हुए हैं, जिन्हें हम गुहालेख कहते हैं, वहीं से ये हमें विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा केवल 2 अभिलेख हैं, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा। इनकी लिपि कैसी है, खरोष्टी है। ये गुहालेखों के संबंध में बात हो रही है, ठीक है। हम गुहालेखों के बारे में बात करें, केवल 2 गुहालेख, एक शाहबाजगढ़ी का और एक मानसेहरा का। ये 2 ही एक ऐसे गुहालेख हैं जिसमें खरोष्टी लिपि के बारे में बात की गई है। मौर्यकालीन अन्य अभिलेखों के बारे में बात करें तो पानगोरारिया गुहालेख जो है ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पाया गया और इसमें जो है अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। पानगोरारिया गुहालेख में अशोक को क्या कहा गया, महाराजकुमार कहा गया है। अगला है लंपक अभिलेख। लंपक अभिलेख ये काबुल से प्राप्त हुआ था और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, सीरियाई भाषा में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, महास्थान अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो महास्थान अभिलेख पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसमें महामात्यों द्वारा अकाल के समय में लोगों की सहायता करने का उल्लेख किया गया है। 100 गोरा ताम्रलेख ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से इसको ज़रा ध्यान से याद रखेंगे इससे संबंधित फैक्ट्स को। 100 गोरा ताम्रलेख जो है गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ था और
जितने भी प्राप्त अभिलेख थे हमको, जितने अभिलेख प्राप्त हुए थे, उन सभी अभिलेखों में संभवतः यह पहला ऐसा अभिलेख था जो ताम्र अभिलेख इसको कहा जाता है। ताम्र अभिलेख, ताम्र अभिलेख किसको कहा जाता है? सोहगोरा ताम्रलेख को, ठीक है। और इसमें भी इसकी जो विषय वस्तु है, इसमें कौन सा मैसेज दिया गया है या किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो इसमें भी अकाल के समय में राज्य के द्वारा जो है लोगों में अनाज वितरण किया गया था, उसका वर्णन सोहगोरा ताम्रलेख में किया गया था, ठीक है। तो ये हो गए मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत। अब अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे मौर्य वंशावली के विषय में और सबसे पहले जानेंगे कि इसके स्थापना किसने की थी, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, तो उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की जो वंशावली है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसके बाद में बिंदुसार, फिर अशोक, इन तीनों शासकों के विषय में क्रमबद्ध अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।